ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चलिए देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं 100 खबरें फटाफट में। कोरोना संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए आगे की रणनीतियों पर चर्चा की गई। शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम पर सबूतों के आधार पर राजद्रोह और दो समुदाय के बीच घृणा बढ़ाने का आरोप लगाया। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्र छात्राएं अपने राज्यों में वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इस सिलसिले में यूपी सरकार ने 7500 छात्रों को लाने के लिए करीब 250 बसें भेजी हैं, जिसमें से 152 बसें छात्रों को लेकर रवाना हुई। इससे पहले 100 बसें करीब 3000 छात्रों को लेकर रवाना हुई थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम की तारीफ की। अशोक गहलोत ने कहा कि बाकी राज्य सरकारों को भी यहां फंसे छात्रों को वापस ले जाने की पहल करनी चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि कोटा में लॉकडाउन की वजह से फंसे छात्र दहशत में ना आए, इसके लिए जरूरी है कि जो छात्र जिस राज्य से संबंधित हैं वहां की सरकारें उन्हें वापस ले जाएं। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार राजस्थान के कोटा के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को लॉकडाउन के दौरान वहां से वापस लाने के पक्ष में नहीं है। सीएम नीतीश कुमार कई बार ये कह चुके हैं कि इस तरह से सड़क मार्ग से लोगों के आने जाने से लॉकडाउन के साथ खिलवाड़ होता है। यूपी सरकार ने यूपी के छात्रों को कोटा से वापस लाने के लिए बसें भेजी हैं, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह लॉकडाउन का माहौल उड़ाने वाला फैसला है। बस भेजने का फैसला पूरी तरह से गलत है। नीतीश कुमार का यह कहना है कि इस समय वाहनों की परिचालन का नहीं है। लॉकडाउन 3 मई तक के लिए लागू है, लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में ढील दी जाएगी। इस ढील के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा। एनएचएआई ने NH9 पर निर्माण कार्य के साथ ही तमाम टोल प्लाजा पर चार्ज वसूलने का निर्णय किया है। साथ ही सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार भारतीय NHAI 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा। कोरोना को लेकर देश के 170 जिलों को फिलहाल रेड जोन घोषित किया गया है। 170 जिलों में अगर 14 दिन के अंदर संक्रमण का नया मामला नहीं आता है तो उसे केंद्र सरकार ऑरेंज जोन घोषित करेगी। केंद्र सरकार ने देश के 207 जिलों को फिलहाल ऑरेंज जोन घोषित कर दिया है, जहां संक्रमितों की संख्या सीमित है। इसके अलावा 353 जिले ग्रीन जोन में हैं। इन जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। भारतीय नौसेना में भी कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल नौसेना में 25 से ज्यादा कर्मियों को कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से कई कर्मी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। मुंबई में 21 नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 20 सेलर हैं। 7 अप्रैल को पॉजिटिव पाए गए सेलर के संपर्क में आए थे, उनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए थे। रांची में महर्षि सेवा संस्थान के कलाकारों ने कोरोना से बचाव के लिए अल्बर्ट एक्का चौक के पास सड़कों पर आकर्षक पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक किया और लॉकडाउन का पालन करने का संदेश दिया। और दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भी लोगों ने पेंटिंग के जरिए कोरोना को लेकर जागरूक किया। लोगों ने सड़कों और दीवारों पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर में रहने की अपील कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के बीच कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इंदौर पुलिस लोगों को एक अलग अंदाज में जागरूक कर रही है। पुलिस का एक कांस्टेबल यमराज का ड्रेस पहनकर लोगों को कोरोना से बचने की सलाह दे रहा है। इंदौर में कोरोना को मात देकर 39 मरीज 2 अलग अलग अस्पतालों से डिस्चार्ज होकर घर लौटे। इस दौरान कुछ मरीज भावुक भी हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कोरोना जैसी महामारी को मात दे चुके हैं। कोरोना को मात देकर घर लौटने वाले इन मरीजों ने लोगों से मार्मिक अपील की है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कहा, लोग जिंदगी की कीमत समझें और सरकारी निर्देशों पर लॉकडाउन का पालन करें। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में लॉकडाउन के बीच एक हाथी जंगल से निकलकर ग्रामीण इलाकों में घुस आया, जिससे खेतों में लगे फसलों को नुकसान हुआ। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को गांव से वापस बाहर किया।
लगातार 25 से ज्यादा दिनों के लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक देश भर में कोरोना के करीब 14,675 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें से करीब 12,000 से 125 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस की चपेट में आने से देश भर में मरने वालों की संख्या 495 से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि बाकी देशों के मुकाबले भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों जो हैं जल्द ठीक हो रहे हैं। अभी तक भारत में 2053 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र पर कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में अभी तक 3,320 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 331 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ितों की संख्या राजधानी मुंबई में है। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिससे उद्धव ठाकरे की सरकार की परेशानियां बढ़ गई। महाराष्ट्र के बाद कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट देश की राजधानी दिल्ली बन चुका है। दिल्ली में अभी तक 1,700 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की पुष्टि हुई है, जिसमें से करीब 1,592 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। वहीं 72 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 42 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। तमिलनाडु में कोरोना से अभी तक 1,322 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 283 कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 848 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें 750 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। वहीं अभी तक कोरोना से संक्रमित 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बावजूद मध्य प्रदेश में किलर कोरोना कहर बरपा रहा है। अभी तक राज्य में 1,350 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें 1,215 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। वहीं अभी तक 69 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। वहीं बिहार में कोरोना वायरस से अभी तक 85 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 47 कोरोना के केस एक्टिव हैं। 37 कोरोना पीड़ित ठीक हो चुके हैं, जबकि एक मरीज की अभी तक मौत हो चुकी है। तेलंगाना में इस महामारी से अभी तक 765 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से करीब 561 से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। वहीं राज्य में अभी तक 18 कोरोना संक्रमित की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट हैदराबाद बन चुका है। कर्नाटक में भी कोरोना का कहर जारी है। अभी तक पूरे कर्नाटक में 358 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 88 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, जबकि 257 से ज्यादा केस अभी एक्टिव है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के करीब 287 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 220 से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव बताए जा रहे हैं, जबकि 54 से ज्यादा कोरोना पीड़ित ठीक हुए हैं। वहीं 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से राजस्थान सरकार भी मुश्किलों में है। राजस्थान में अभी तक 1,228 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें अभी तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 183 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं गुजरात में भी कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। अभी तक गुजरात करीब 1,135 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की यहां पर पुष्टि हुई है, जिसमें से अभी तक 48 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 88 लोगों के ठीक होने की खबर है। वहीं बता दें कि गुजरात में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अहमदाबाद बना हुआ है। वहीं झारखंड में अभी तक 32 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 30 कोरोना के केस एक्टिव हैं। राज्य में सबसे ज्यादा 17 कोरोना पीड़ित रांची में मिले हैं। पंजाब में अभी तक 210 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 166 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। वहीं 14 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं 30 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी लगातार अधिकारियों के साथ हालातों का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में अधिकारियों को राशन वितरण प्रणाली को बेहतर करने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसी भी जिले में कहीं पर भी कोई भूखा न रहे, यह सभी जिलाधिकारी सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में किसी के साथ राशन कार्ड किसी के पास हो या ना हो, वो शहर का नागरिक हो या गांव का, अगर वो जरूरतमंद है तो उसे राशन अवश्य मिलना चाहिए।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स एयरटेल वोडाफोन ने 3 मई तक प्रीपेड अकाउंट वैलिडिटी को एक्सटेंड करने की घोषणा की है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद दोनों कंपनियों ने मुफ्त में प्रीपेड यूजर्स के अकाउंट वैलिडिटी को 3 मई तक बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक की है। बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में कोरोना को लेकर बातचीत हुई। देश में लॉकडाउन के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने जानकारी दी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रख रहे हैं और इस संकट की घड़ी में भारत के हालात बाकी देशों से बेहतर है। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि इमरजेंसी हालात वाले मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को निर्देश जारी किए गए। आरबीआई के राहत पैकेज के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, इससे छोटे व्यवसायों और किसानों और गरीबों को फायदा मिलेगा और इस संकट की घड़ी में देश के लोगों को फायदा होगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, आरबीआई की घोषणा के बाद नकदी प्रवाह बढ़ेगा और ऋण आपूर्ति में सुधार भी होगा। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने कई राहत का ऐलान किया है। तो वहीं आरबीआई के राहत पैकेज के ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मोदी सरकार हर संभव कदम उठा रही है और आरबीआई के फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सेना के तमाम अधिकारी शामिल रहे। तो वहीं चिकित्सा सेवाओं और लोगों तक मदद पहुंचाने को लेकर भी समीक्षा की गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखकर सीएम योगी से मांग की कि कोरोना वायरस की मार में सभी किसानों और सरकारों की ओर से मुआवजा दिया जाना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान बच्चों को ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है। तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे के माता पिता से 3 महीने की फीस नहीं मांगेगा, सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस मांग सकते हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर संज्ञान लेते हुए कहा कि कई जगहों से शिकायत मिली है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ाकर फीस चार्ज कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने फीस नहीं दी तो ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई। स्कूलों को ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है वो आगे भी जारी रहेगी। साथ ही जो माता पिता फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस और अन्य फीस चार्ज नहीं करेगा। भारतीय सेना में कोरोना वायरस पाने को लेकर सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरावने ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे भारतीय सेना में अभी तक 8 कोरोना संक्रमित के मामले मिले हैं, जिनमें से 2 डॉक्टर और 1 नर्सिंग स्टाफ है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली के मौलवियों और सामुदायिक नेताओं ने लोगों से रमजान के महीने में घरों में रहकर ही नमाज पढ़ने की अपील की। साथ ही मौलवी मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि हमें घर पर रहना चाहिए और खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। तो वहीं सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल ने शादी की है। लॉकडाउन के दौरान हुई इस वीवीआईपी शादी पर कर्नाटक सरकार की खास नजर थी। सरकार का कहना है कि पूरी शादी की वीडियोग्राफी कराई गई है। एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी रामनगर जिले के एक फार्म हाउस में हुई। तो वहीं शादी में मीडिया की एंट्री को बंद किया गया था और प्रशासन की ओर से सिर्फ 21 कारों को आने की इजाजत दी गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जनता टीवी से बातचीत के दौरान हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा, किसानों और आड़तियों के रिश्ते को नष्ट सरकार कर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में आड़तियों और किसानों का रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन इस रिश्ते को हरियाणा सरकार खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवाने के फैसले को भी तुगलकी फरमान बताया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने किसान और आड़ती के गठजोड़ पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 7 प्राइवेट बैंकों की एजेंट है, जिसमें खाता खोलने वालों का फैसला सरकार का तुगलकी फरमान है।
सुरजेवाला ने कहा कि सरसों का किसान अपनी फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि फसल में नमी की बात कहकर किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने ऑनलाइन सामान बेचने पर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के इस फैसले से दुकानदारों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा के दुकानदारों के पेट पर लात मार रही है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 223 हो चुके हैं, जिसमें से अभी भी 135 केस एक्टिव हैं। 86 मरीजों को अभी तक ठीक किया गया है, जबकि 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन में हरियाणा के 9 जिलों को राहत मिल सकती है। 9 जिलों से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। भिवानी, चरखी-दादरी, रोहतक, सिरसा, यमुनानगर, फतेहाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में कोरोना का अब तक कोई मामला नहीं है। जनता टीवी की खबर पर मुहर लगी है। लॉकडाउन के बावजूद हरियाणा में 20 अप्रैल से जमीन की रजिस्ट्रेशन खुलेंगी। इस दौरान एक दिन में 60 के बजाय 30 रजिस्ट्री की जाएंगी। बता दें कि राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मोर्चा संभाले हुए हैं। अनिल विज बिना किसी सरकारी मदद के अभी तक 75,000 लोगों को राशन पहुंचा चुके हैं। अनिल विज खुद राशन कलेक्शन केंद्र पर पहुंचे और राशन सामग्री को ट्रकों से अनलोड करवाते नजर आए। साथ ही दालें भी पैक करवाते दिखाई दिए। विज ने बताया कि कोई भूखा ना सोए, इस उद्देश्य से मुहिम की शुरुआत की गई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जींद के सिविल अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक दिन पहले ही शुरू हुई मोबाइल डिस्पेंसरियों का जायजा लिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो कोरोना की जंग में सरकार का साथ दें और अपने घरों में रहें, ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। हरियाणा में बदले मौसम के मिजाज ने किसानों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। सिरसा में तेज बारिश और ओला गिरने से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ। पलवल के अतीन में एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही पलवल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है, जबकि 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। पलवल में अब तक कुल 11 लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए हैं। पंचकुला में एक और जमाती के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। पंचकुला में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करने में जुटी है। फरीदाबाद से राहत की खबर आई है। पिछले 3 दिन में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। फरीदाबाद के कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अभी भी 33 बनी हुई है। वहीं कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले 480 व्यक्तियों को भी स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर होम क्वारंटाइन किया है। सिरसा जिला कोरोना संक्रमण मुक्त हो गया है। जमातियों के संपर्क में रही गांव रोड़ी की महिला पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। महिला की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जिसके बाद उसे अस्पताल ने छुट्टी दे दी है। सीएमओ और अन्य स्टाफ सदस्यों ने तालियां बजाकर महिला का अभिनंदन किया। करनाल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शहर के लिए ये राहत भरी खबर है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों का इलाज कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में चल रहा था। 2 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। हालांकि अभी एक की रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद ही इनको डिस्चार्ज किया जाएगा। फतेहाबाद पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। अभी तक 1,11,07,000 रुपए के चालान किए जा चुके हैं। 1838 वाहनों के चालान काटे गए हैं। इतना ही नहीं, 382 वाहनों को इंपाउंड भी किया गया। नूंह में कोरोना के मामलों की संख्या 56 हो गई है। 24 घंटों में 7 नए केस मामले सामने आए हैं। हालांकि 56 में से नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 4 लोग पूरी तरह से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी एक्टिव केसों की संख्या 52 रह गई है। ठीक होने वाले तबलीगी जमात से संबंध रखते हैं। चारों को मालव गांव में 14 दिन के आइसोलेशन पर रखा गया है। नूंह के पिनगवा में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए गांव के सरपंच, पंच और नंबरदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन सभी पर तबलीगी जमात से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगा है। फरीदाबाद में रेड जोन एरिया में दिन रात नजर रखी जा रही है। फरीदाबाद पुलिस ड्रोन के जरिए रात में भी निगरानी कर रही है। लॉकडाउन के दौरान देर रात बाहर निकलने वालों पर वीडियोग्राफी के जरिए कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों के आधार पर बाहर निकलने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
कोरोना महामारी के चलते लोग घरों में बंद हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने लोगों को प्राथमिक केंद्रों पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का फैसला किया है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने रादौर में बने शेल्टर होम्स का जायजा लिया। इस दौरान नायब सैनी ने प्रवासी मजदूरों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। साथ ही लोगों से सरकार का सहयोग करने की अपील की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें गांव में बने प्राथमिक केंद्रों पर पहुंचकर लोगों का इलाज कर रही हैं। खरगोदा के रोहना और कर्मपुर गांव में डॉक्टरों की टीम ने 72 से ज्यादा लोगों का इलाज किया। सोनीपत के राजेंद्र नगर में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान खुलेआम शराब पी रहे लोगों पर छापेमारी की। पुलिस की टीम को देखकर मौके से भागे सभी लोग। छापेमारी को हेल्थ इंस्पेक्टर की अगुवाई में अंजाम दिया गया। कॉलोनी को सील किया जा सकता है। कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने नाहड़, कंबाली और जाडरा में अनाज मंडियों का औचक निरीक्षण किया और खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक ने अधिकारियों को अस्थायी मंडियों में तमाम सुविधाओं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। पानीपत के नागरिक अस्पताल में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। वहीं इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को अभी मेडिकल सर्विलांस पर रखा गया है। समालका की मंडी में लॉकडाउन बेअसर दिखाई दिया। पुलिस गश्त के बावजूद लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। सभी तरह की दुकानें खुली हैं। वहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। पलवल में प्रवासियों के लिए शेल्टर होम्स में मैजिक शो का आयोजन किया गया। जादूगर यादव ने अपने जादुई करतब दिखाकर प्रवासियों को हैरान कर दिया। वहीं इस दौरान जादूगर ने कई करतब दिखाकर सभी को जागरूक भी किया। वहीं इस कोरोना रूपी महामारी से कैसे बच सकते हैं, ये भी संदेश दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पुलिस चौकी के कर्मचारियों को फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। स्थानीय निवासियों के साथ साथ जेजेपी पार्टी के प्रदेश सचिव अनिल भाटी और सब कर्मचारी संघ के सुभाष लामा ने भी माला पहनाकर सभी कर्मचारियों का सम्मान किया। फतेहाबाद में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 84 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत 15 लाख बताई जा रही है। नशा तस्कर दिल्ली से हेरोइन लेकर फतेहाबाद के बख्तो इलाके में जाने वाले थे। रेवाड़ी की अनाज मंडी में सरसों की खरीद के दौरान आड़तियों की मनमानी का मामला सामने आया। आड़ती वजन से ज्यादा सरसों तौलते दिखाई दिए। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी इस बात से बेखबर दिखाई दिए। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। भवानीखेड़ा के चांग गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से 1 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना के बाद गांव के किसानों ने पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की। पंचकुला में एक और जमाती की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। पंचकुला में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करने में जुटी है। गुहाना में खेतों में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस मामले में एक्ट 174 के तहत कार्रवाई कर रही है। पलवल की सहकारी चीनी मिल में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोदाम में आग लगने से गोदाम मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। होटल्स और ढाबे बंद होने के चलते धर्मशाला शहर में बेजुबानों का ख्याल रखा जा रहा है। निगम प्रशासन ने एक नई मुहिम शुरू की, जिसके तहत निगम कर्मचारी जहां जहां भी आवारा कुत्ते नजर आ रहे हैं, वहां खाना, ब्रेड और अन्य खाने की चीजों में खिला रहे हैं। हमीरपुर में छात्रों को घर पर किताबें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ऑनलाइन डिमांड पर लोगों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डालकर बुक सेलर्स को भेजा जा रहा है और मैसेज मिलने के बाद किताबें घर पर डिलीवर कराई जा रही हैं। बद्दी में ब्रुकलिन अस्पताल का कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गया। इसी के चलते जिला पुलिस झाड़माजरी में 3 किलोमीटर का क्षेत्र पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया और बीबीएन पुलिस ड्रोन से निगरानी भी कर रही है। पांवटा साहिब के खराड़ी गांव में एक मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लकड़ी का बना मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घर में आग लगने से परिवार को लाखों का नुकसान हुआ। गनीमत रही हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। तो इसी के साथ फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी है।